हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आप लोगों ने बोला था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमको नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं अबाउट द फोर्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तीन होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। एज यू नो, फर्स्ट लॉ हमको क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यूज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड force is a cause which change or tries to change the velocity, or you can say produce an acceleration. The force एक reason है, एक cause है जो बॉडी की क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करता है। अब बात लगा कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गया, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो अब बात आती है फोर्स कितना लगा। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो वो जो प्रोवाइड किया, वो किसने प्रोवाइड किया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इक्वल टू dp वेक्टर बाय dt। और इफ मास इज कांस्टेंट देन वी कैन से F इक्वल टू F वेक्टर इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो बहुत सी बार अपन ये भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, net force acting on the body is equal to the product of mass and acceleration। लेकिन इसकी कंडीशन है mass should be remains constant। ठीक है, direction of force is the direction of acceleration। तो second law gives the magnitude as well as direction of force। और third law हमको क्या बोलता है? gives the nature of force। force की नेचर, प्रकृति के बारे में बताता है कि फोर्स का नेचर किस टाइप का है। कि फोर्स का नेचर ये है कि अगर एक्शन फोर्स लगा है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगा है, तो बॉडी जिसने उस पर फोर्स लगाया था उस पर भी वापस फोर्स लगाएगी। मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो यू कैन से फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। अगर एक बॉडी पर एक्शन फोर्स लगा है, तो वो बॉडी दूसरी बॉडी जिसने उस पर एक्शन फोर्स लगाया था उस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगी। मींस फोर्स कभी भी सिंगल प्रोड्यूस नहीं होगा कि आप सोचो केवल एक ही फोर्स प्रोड्यूस हो। फोर्स ऑलवेज क्या होता है? पेयर्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज अपन देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। आपको एक सिस्टम दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फाइंड आउट कीजिए या उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आज अपन उनको देखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टडी करने से पहले अपन एक दो चीजें और देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसमें कॉनकरेंट फोर्स। तो कॉनकरेंट फोर्स क्या होंगे? वो सारे फोर्स जो एक ही पॉइंटों से पास होते हैं, जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक पॉइंट से पास होता है। तो अगर फोर्स एक पॉइंट से पास होते हैं या उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक पॉइंट से पास होता है, तो अपन उन सारे फोर्स को क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट फोर्स। या यूं बोल सकते हैं ये सारे फोर्स एक तरह से इस पॉइंट पर अप्लाई हो रहे। तो if the line of action of force passes through a same point, then the forces are called concurrent force। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
पोजीशन फॉर फोर्स। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्स क्या होगा? इफ देयर आर टू और मोर देन टू फोर्सेस acting on the body, then net force acting on the body is equal to the vector sum of all the forces acting on that body। Means अगर किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, अगर किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस बॉडी पर जो नेट फोर्स लगेगा उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होगा। मींस क्या कहना चाहते हैं? तो लेट अस सपोज ये आपकी बॉडी है और इस बॉडी पर पता लगा बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इस बॉडी पर ये बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेट अस सपोज ये 4 फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी according to the principle of superposition for forces, net force acting on the body, तो इस बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? is equal to the vector sum of all the forces acting on that body। तो किसी भी बॉडी पर अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उस बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका क्या होगा भैया? वेक्टर सम होगा। तो अगर आपको किसी बॉडी पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उन सबका आपको क्या करना पड़ेगा भाई? वेक्टर सम करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बोल दूं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्सेस जो है इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्स। ऑल टाइप ऑफ फोर्स का मतलब ये फोर्स चाहे किसी भी नेचर के हो, किसी भी टाइप के होंगे, ये वाला लॉ, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मींस फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पता नहीं और कौन सा फोर्स है। तो बॉडी पर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे, तो भी नेट फोर्स उन सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। और इवन अगर ये सारे फोर्सेस लेट अस सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेट अस सपोज एक ही टाइप के फोर्सेस है, तब भी नेट फोर्स क्या होगा? इन सबका वेक्टर सम होगा। अब ये सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इनका सम भी क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपन जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर अपन देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां पर अपन बोलेंगे इफ टू और मोर देन टू gravitational force are acting on the body, the net gravitational force is equal to the vector sum of all gravitational force acting on that body। Similarly अगर ये सारे फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो वहां पर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अपन बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा उस पर लगने वाले सारे इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर टाइप के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो वहां पर अपन बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अगर सारे के सारे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस भी है तो अपन बोलेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। मींस ये वाला फॉर्मूला क्या होगा? ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। मींस फोर्स चाहे कोई से भी हो, अगर बॉडी पर आपको नेट फोर्स देखना है, बॉडी पर अगर आपको नेट फोर्स देखना है और आपको ये सारे फोर्सेस पता है तो जो नेट फोर्स आएगा वो इन सब का जाएगा वेक्टर सम। तो ये टेंशन मत करना कि ये इलेक्ट्रिक है, ये मैग्नेटिक है, ये पता नहीं कौन सा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी टाइप का हो। अगर आपको ये इंडिविजुअल फोर्सेस पता है तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इनका वेक्टर सम कर दे। अरे
इस चैप्टर में अपन ने एक और चीज बोली थी कि किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स फाइंड आउट करने का एक और तरीका है मेरे पास, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। गौर फरमाइएगा, जब अपन ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोला था तब अपन ने F वेक्टर इक्वल टू ma वेक्टर बोल दिया था, लेकिन वहां पर ये F वेक्टर केवल एक इंडिविजुअल फोर्स नहीं था, वहां पर F वेक्टर भी क्या था? बेसिकली नेट फोर्स ही था। मींस आप F वेक्टर लिख रहे थे वहां पर, तो वो F वेक्टर बेसिकली क्या था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो ये वाला फॉर्मूला भी हर टाइप के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। ये नेट फोर्स चाहे किसी भी टाइप का है, या ये नेट फोर्स चाहे किसी भी टाइप का है, या बॉडी पर चाहे किसी भी टाइप का फोर्स लगे, चाहे किसी भी टाइप का लगे, एक ही टाइप के लगे कि डिफरेंट टाइप के लगे, नेट फोर्स फाइंड आउट करने के दो तरीके, एक तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑलवेज एप्लीकेबल है। हाँ, इसमें एक कंडीशन डाल सकते हैं कि कब एप्लीकेबल होगा? जब मास कांस्टेंट होगा, और जैसा एज यू नो 99.99% केस में मास कांस्टेंट होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। मींस ऑलवेज इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये घबराएं नहीं कि ये फोर्स कौन से हैं, इससे इस वाले फॉर्मूले को कोई लेना देना नहीं है। ये फोर्स, ये जो नेट फोर्स है, चाहे वो किसी भी टाइप के फोर्सेस का वेक्टर सम हो, ये अप्लाई होगा अगर मास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फाइंड आउट करने के दो मेथड हो गए। एक तो ये हो गया कि उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम, लेट अस सपोज बॉडी पे 3 4 5 10 भी लग सकते हैं, ये तो मैंने केवल 4 फोर्सेस बताए थे, लेकिन कितने भी लग सकते हैं, लेकिन लेट अस सपोज n फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स इन n फोर्सेस का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। और यही नेट फोर्स फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो भैया लोगों, आपको इस F वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इन सबको वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, इन सबका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो इन सबका वेक्टर एडिशन करना तो बहुत टफ जॉब है, बोले तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इन सबका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो जो कि टफ जॉब है, तो मैं क्या करूंगा? नेट फोर्स पूरा फाइंड नहीं करके नेट फोर्स के टुकड़े फाइंड आउट करूंगा। बोले तो मैं नेट फोर्स फाइंड आउट करूंगा अलोंग x डायरेक्शन, नेट फोर्स फाइंड आउट करूंगा अलोंग y डायरेक्शन। बोले तो मैं यूं एक तरह से बोल सकता हूं कि मैं इस इक्वेशन को रिजॉल्व कर देता हूं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जब मैं अलोंग x डायरेक्शन की बात करूंगा, तो नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन का मतलब क्या है कि x डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स का क्या इफेक्ट आया है। तो ये सारे फोर्स मिलकर x डायरेक्शन में कितना इफेक्ट डाल रहे हैं? तो नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, तो आपको नेट फोर्स का x डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो अपन सब जानते हैं वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कि जब आप 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स के एडिशन या रिजल्टेंट का, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं x डायरेक्शन में, तो उसके लिए क्या करेंगे? इन सब का भी कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे? x वाला कंपोनेंट। तो ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन। तो अपन इन सब का कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे? x डायरेक्शन। इनको ऐड कर देंगे। मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूं कि ये सारे के इन सब के जो कंपोनेंट आएंगे अलोंग x, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे। कल कोई नेगेटिव में भी आ सकते हैं, तो उस केस में जो नेगेटिव वाला कंपोनेंट है वो माइनस में आ जाएगा। और इसी तरह से इस ma वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं? max मींस फोर्स x डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में। अपन ने पहले भी बोला था कि x डायरेक्शन वाला फोर्स क्या करता है? केवल x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को ही चेंज करता है। x डायरेक्शन वाला फोर्स y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स अगर x डायरेक्शन में है तो उसका y डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बोले तो वो y वाले डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा।
सिमिलरली अगर नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में देखना है तो जिन जिनको भी मैं ऐड कर रहा था उन सबका कौन सा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, वाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और एक्सेलरेशन का भी कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, वाई वाला कंपोनेंट। अब इन इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। इन इक्वेशन को सोल्व करके नेट फोर्स अलोंग एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, नेट फोर्स अलोंग वाई फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये जो नेट फोर्स के कंपोनेंट है अलोंग एक्स अलोंग वाई, इन दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। अरे एफ वेक्टर को तोड़ा था तो दो टुकड़े मिले, एफ नेट एक्स एफ नेट वाई, तो इन दोनों को फेविकोल लगा के जोड़ देंगे तो वापस नेट फोर्स आ जाएगा। यहाँ फेविकोल से मतलब वेक्टर सम, क्योंकि इनको जोड़ने के लिए इनकी डायरेक्शन भी देखना जरूरी है। और एफ नेट की डायरेक्शन, एफ नेट एक्स के डायरेक्शन की तरफ आएगी, एक्स के अलोंग पॉजिटिव ले रहा हूं आई के, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा एफ नेट वाई डायरेक्शन जे के, तो एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा एफ नेट, रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और लेट रिजल्टेंट फोर्स मैक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स अलोंग y अपॉन कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स अलोंग x। तो यहां से F नेट आ जाएगा मैग्नीट्यूड, यहां से F नेट की डायरेक्शन आ जाएगी। और अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन भी आ जाएगा भाई, आपके पास F नेट x आ गया, तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नेट x अपॉन m, और ay इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन अपॉन मास। ax आ गया, ay आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, लेट a वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो फोर्स अगर x है, नेट फोर्स अगर x है, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है तो a भी अल्फा एंगल ही फॉर्म करेगा, और फॉर्मूला F वेक्टर इक्वल टू ma वेक्टर है ना, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स है, m टाइम्स, कितना टाइम्स है, m टाइम्स, दोनों के डायरेक्शन सेम ही है। तो अगर ये a वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करेगा तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ay अपॉन ax, ये यहां से भी आ सकता है, F नेट ay, नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन कितना है, may, नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन कितना है, mx। आ गया कि नहीं आ गया, सेम टू सेम आ गया, क्लियर। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, if there are two or more than two forces acting on the body, then the net force acting on the body is equal to the vector sum of all the forces are acting on that body. This is known as principle of superposition for force, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्स है ये हर टाइप के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट टाइप के होंगे। मींस ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये आप हर चैप्टर में टीच करेंगे जहां पर भी फोर्स आएगा, क्योंकि इसको ये मतलब नहीं है कि ये फोर्स कौन से नेचर के हैं, ये ग्रेविटेशनल है कि इलेक्ट्रिक है कि मैग्नेटिक है कि फ्रिक्शन है, कोई मतलब नहीं है, किसी भी टाइप के होंगे, सेम हो चाहे डिफरेंट टाइप हो, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। मैं बार ये लाइनें क्यों बोलता हूं, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी मैंने ये लाइन बोली थी कि ये हमेशा एप्लीकेबल है। अगर मास कांस्टेंट है, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, तो वहां पर भी आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज k q1 q2 अपॉन r²। लेकिन ये बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला तो है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर फोर्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आप जब दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे तभी ये अप्लाई होगा। ये हर टाइप के फोर्स के लिए नहीं लगेगा, ये फ्रिक्शन के लिए नहीं लगेगा, ये विस्कस फोर्स के लिए नहीं लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए नहीं लगेगा, ये ग्रेविटेशन के लिए नहीं लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए नहीं लगेगा। तो ये हर टाइप के फोर्सेस के लिए नहीं लगेगा,
ये पर्टिकुलर एक टाइप के फोर्सेस के लिए लगेगा। इसी तरह से आप पढ़ेंगे कभी कि a charge is moving in magnetic field experiences force, this force is given by F vector equal to Q V vector cross B vector। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन ये पर्टिकुलर किसका फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाले जो फॉर्मूले होंगे ये पर्टिकुलर एक टाइप के फोर्सेस के लिए होंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सारे टाइप के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होगा। और मैं बहुत सी बार बोलता हूं, बच्चों को लगता है यहाँ केवल F वेक्टर लिखा हुआ है, बोले तो एक ही फोर्स है। नहीं, ये बेसिकली कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स है तो बेसिकली क्या है ये नेट फोर्स? इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम। आपको दिख रहा है केवल एक फोर्स, आपको एक फोर्स दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे फोर्स छुपे हुए हैं। तो ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। और नेट फोर्स फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, नेट फोर्स एक और फॉर्मूला है कि इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम। अब ये चाहे किसी भी टाइप के होंगे ये एप्लीकेबल होगा, और जब ये इसके इक्वल है तो चाहे ये किसी भी टाइप के होंगे ये भी हमेशा एप्लीकेबल होगा। ये चाहे आपको नेट फोर्स के बहाने एक फोर्स दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये जितने भी फोर्सेस लगते हैं उनका सबका वेक्टर सम। और यही वेक्टर सम किसके इक्वल है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। तो चाहिए कुछ भी हो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये हर जगह नहीं लगेगा, ये हर जगह नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन कहाँ आएगा? पहली बात तो कि जब आपको एक सिस्टम एक बॉडी दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा भाई फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कभी आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछ लेगा, कभी कोई एक पर्टिकुलर फोर्स पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा फाइंड द एक्सीलरेशन। तो जब भी आपको ये फाइंड आउट करना हो कि नेट फोर्स कौन सा है या कौन सा फोर्स कितना लग रहा है, इंडिविजुअल फोर्स भी बोल सकता हूं, और एक्सीलरेशन पूछता है आपसे, तो आपको याद आना चाहिए कि आपको क्या अप्लाई करने पड़ेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने पड़ेंगे। मेनली दो ही करने पड़ते हैं, एक तो सेकंड और एक थर्ड। ठीक है कि नहीं बात? तो इसके भी दो केस अपन देखते हैं। पहला केस व्हेन बॉडी इज इन when body is in equilibrium। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स टोटल फोर्स, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is zero, then body is said to be in equilibrium position। तो if net force acting on the body is zero, then the body is said to be equilibrium position। तो अगर आपको कोई बोलता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो माइंड में फटाफट क्लिक करना चाहिए क्या कि इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स अगर जीरो होगा
तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेलोसिटी, चलो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, या यूं बोलूं वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, या यूं समझ में नहीं आता तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स किसके इक्वल है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मिलता है जीरो, इट्स मींस एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। 99.99% स्टूडेंट सोचते हैं बॉडी रुका हुआ है, बॉडी रेस्ट पर है, मींस बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम है ही सही, लेकिन अगर बॉडी मूव भी कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये भी इक्विलिब्रियम है, मींस ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं कि चलने वाला बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी वो इक्विलिब्रियम में, मींस रेस्ट वाली बॉडी भी इक्विलिब्रियम में और अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो भी इक्विलिब्रियम में है। 99% सोचते हैं कि अगर चल रहा है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, चल रहा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम में, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर इक्विलिब्रियम है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, बोले तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब अपन एक और चीज जानते हैं, क्या चीज जानते हैं कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी किसके इक्वल होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में पता लगा नेट फोर्स जीरो है, बोले तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम भी कितना आएगा, जीरो। अरे नेट फोर्स जीरो है तो इन सबका वेक्टर सम भी जीरो है। तो अब अपन को इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो इसको रिजॉल्व कर देंगे इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलोंग एक्स अलोंग वाई। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन चूज करना आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आपकी चॉइस पर डिपेंड है। आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं वो आपकी चॉइस है कि आप किसको एक्स किसको वाई लेते हैं। तो बेसिकली मैंने कहना क्या चाह रहा हूं, अपन जनरली ये लाइन एक्स और ये लाइन वाई ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको भी एक्स और इसको भी वाई बोल सकते हैं, ठीक है ना। बस रहने दोनों एक दूसरे की क्या नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना, एक्स वाई डायरेक्शन चूज करना आपकी चॉइस पे कि आप एक्स और वाई डायरेक्शन किसको चूज करते हैं। समझदारी इसी में कि आप एक्स और वाई डायरेक्शन वो वाली चूज कीजिए जिससे मैं इनके कंपोनेंट इजी वे में फाइंड आउट कर पाऊं। अगर आप इधर उधर चूज कर लेंगे तो थोड़ा सा कंपोनेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो समझदारी रहती है कि जिससे मैं इस सबके कंपोनेंट इजी वे में फाइंड आउट कर पाऊं। क्यों? क्योंकि जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो इस इक्वेशन को रिजॉल्व कर दूंगा इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उनमें से एक को बोल देंगे एक्स डायरेक्शन और एक को बोल देंगे वाई डायरेक्शन। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स क्या होगा, जितने भी फोर्स उस पर लग रहे थे उन सबके एक्स वाले कंपोनेंट का सम होगा और ये सब भी कितना आएगा, जीरो। अरे जब नेट फोर्स ही जीरो है तो उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट भी जीरो। कंपोनेंट क्या होता है, इफेक्ट। जब खुद ही चीज जीरो है तो उसका कोई इफेक्ट आने वाला ही नहीं है। तो मैं यूं कहना चाह रहा था कि जब मैं एक्स और वाई लूं ना तो जब मैं इनके कंपोनेंट निकालूंगा तो इनके कंपोनेंट इजी वे में आ जाए। तो मैं इस तरह से एक्स और वाई डायरेक्शन चूज करूंगा ताकि कंपोनेंट फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आप जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई एक्सिस लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक्सिस चूज कीजिएगा ताकि जब अपन कंपोनेंट लें तो थोड़ा सा काम आसान हो जाए। क्योंकि थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो मजदूरी कम हो जाएगी और दिमाग नहीं लगाएंगे तो मजदूरी बढ़ जाएगी। तो समझदारी इसमें कि दिमाग लगा लो ताकि लेबर थोड़ी सी कम हो जाए, एक्सरसाइज थोड़ी बाद में कम करनी पड़े। तो जब मैं नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन की बात करूंगा तो नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा, इन सब के वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा और ये नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा अलोंग वाई डायरेक्शन, जीरो। तो मैं एक्स और वाई कुछ ऐसे चूज करूंगा ताकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट में इजी वे में फाइंड आउट कर पाऊं।
तो अब अपन इस पर बस न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं और सारे केसेस के अंदर बॉडी जो होगी वो किस में होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी। किस पे होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी। हो सकता है मैं बहुत सी बार आपको बोलना भूल जाऊं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, लेकिन ध्यान रहे अभी अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है बिल्कुल, और इस पर पता लगा एक बॉडी प्लेस कर दिया अपन ने, whose mass is m, जिसका मास कितना है भाई m। आपको फाइंड करना है, find the normal reaction force on body due to ground, या you can say horizontal floor। तो जब भी बॉडी पर आपको फोर्स या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक सेट पैटर्न है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो आपको जब भी फोर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो अपन क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो अपन जिस सिस्टम को आपको दे रखा है सिस्टम को देखेंगे, और हो सकता है उस सिस्टम में 2 और मोर देन 2 बॉडीज हो। यहाँ तो अभी केवल एक बॉडी है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, ये एक बॉडी आ जाए, ये एक और बॉडी आ जाए, फिर ऊपर एक और बॉडी आ जाए, ये एक बॉडी आ गया, ये स्ट्रिंग आ गई, ये स्ट्रिंग आ गई, बॉडी आ गई। तो 2 और मोर देन 2 बॉडीज भी हो सकती है, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना रहेगा इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आप क्या कीजिए, जब 2 और मोर देन 2 बॉडीज है तो उनमें से किसी भी एक बॉडी को सेलेक्ट कर लीजिए। बोले तो सेलेक्ट द बॉडी इन द सिस्टम। एक बॉडी जब आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर दूसरा काम क्या होगा, आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। अब एक बॉडी को सेलेक्ट कर लिया, अब सारा कंसंट्रेशन उस बॉडी पर आ गया, तो अब क्या कीजिए उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स पता कीजिए, आइडेंटिफाई द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो उस सिस्टम में जो जो भी बॉडी उस पर फोर्स लगा रही है उन सब फोर्स को पता कर लो किधर लगा रही है, किस डायरेक्शन में लगा रही है। जब आपको ये पता लग गया कि उस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, किधर किधर लग रहा है, आप उस बॉडी को क्या कर दो, सिस्टम से अलग करके नया डायग्राम बना दो। कहने का मतलब क्या बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम पर उस पर जितने भी फोर्स सिस्टम में लग रहे थे वो सारे के सारे फोर्स प्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अपन को एक बात पता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उन सबका वेक्टर सम किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स के इक्वल होगा। और इक्विलिब्रियम में तो ये जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब आप क्या करेंगे, एक कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लेंगे। बोले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेंगे, बोले तो एक्स वाई एक्सिस चूज कर लेंगे, जिससे आप इनके कंपोनेंट आसानी से फाइंड आउट कर पाओ। तो अब आप क्या करेंगे, नेट फोर्स अलोंग एक्स फाइंड आउट करेंगे, उन सब का कंपोनेंट का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0। नेट फोर्स अलोंग वाई फाइंड आउट कर लेंगे, उन सब का भी जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0। ऐसा एक बॉडी के लिए कर लेंगे तो 2 इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब आपके सिस्टम में 2 और मोर देन 2 बॉडीज है तो आप फिर दूसरी बॉडी चूज करेंगे, फिर ये सारे के सारे प्रोसेस करेंगे। बोले तो दूसरी बॉडी चूज करके क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। अब जिस बॉडी को आपने सेलेक्ट किया है तो उस पर अब सारे फोर्सेस देख लेंगे, मेक फ्री बॉडी डायग्राम एंड लेबल द
ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। फिर अगेन उसके लिए ये इक्वेशंस राइट कर देंगे। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। अगर बॉडी में एक सिस्टम में एक और बॉडी है तो फिर एक और बॉडी सेलेक्ट कीजिए, वापस ये सारे के सारे प्रोसेस लगा लीजिए। तो आपको हर बार दो इक्वेशन मिलते जाएगी, उन इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा अपना पता आपको लग जाएगा। ठीक है, अभी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है कि अभी मेरे सिस्टम में केवल एक ही बॉडी है, तो मेरे को केवल इसी को चूज करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं, क्योंकि एक ही तो बॉडी है। ठीक है कि नहीं बात? तो इसको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसी बॉडी को चूज किया। पहला स्टेप क्या था, सेलेक्ट द बॉडी। इसमें तो एक ही बॉडी, इसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या था, आइडेंटिफाई द नेट फोर्स, आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो सबसे पहले इस पर लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। तो क्या होगा, इस बॉडी का मास है, तो आपकी जो अर्थ है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बोले तो क्या अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। किधर की तरफ करेगी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जैसे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी नीचे जाना चाहेगी, तो ये क्या करेगी, ये जो ग्राउंड फ्लोर है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको नीचे की तरफ दबाएगी, क्योंकि ये नीचे जाना चाहती है। क्यों जाना चाहती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ये नीचे जाना चाहेगी, आप गद्दे पे खड़े होते हो तो गद्दे को क्या कर देते हो, दबा देते हो। तो यह बॉडी जो कांटेक्ट सरफेस है उस पर फोर्स लगाएगी, किधर, डाउनवर्ड, या यूं बोलना चाहिए कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। क्योंकि जब दो सरफेस एक दूसरे को दबाती है तो दोनों सरफेस एक दूसरे पर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखा था जब अपन ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा था। तो अपन ने बोला था ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का पिक्चर में आता है जब सरफेस एक दूसरे को प्रेस करती है, तब ये पिक्चर में आता है। और फोर्स किधर की तरफ लगता है, कांटेक्ट जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो हुआ क्या, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ये नीचे जाना चाहेगा, ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को क्या करेगा, दबाएगा। दबाते इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ग्राउंड पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऑन ग्राउंड ड्यू टू बॉडी या ब्लॉक बोल दो। ठीक है, जैसे ही इस बॉडी ने, इस ब्लॉक ने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को दबाया, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस इस बॉडी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बोलेगा कि लमसम 200 साल पहले न्यूटन साहब बोल के चले गए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। तो ये बोलेगा कि आपने मेरे पर एक्शन फोर्स लगाया है, तो मैं भी आप पर रिएक्शन फोर्स लगाऊंगा। जैसे ही ब्लॉक ने ग्राउंड पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया, बोले तो जैसे ही बॉडी ने ग्राउंड को दबाया है, ग्राउंड भी बॉडी को दबाएगा, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पर, नहीं लग रहा है, ये ही फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है। कुछ बच्चे सोचेंगे बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं, नहीं, बॉडी पर केवल 2 ही फोर्स लग रहे हैं, ये और ये फोर्स तो किस पे लग रहा है, ग्राउंड पर लग रहा है। तो दूसरा काम भी हो गया। दूसरा काम क्या था, आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। अब तीसरा काम क्या करना था, मैक फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इस सिस्टम से अलग कर देंगे और जितने भी फोर्स यहां लग रहे थे उन सबको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक फोर्स तो लगा कौन सा, mg, और एक फोर्स लगा कौन सा फोर्स लगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बस ये 2 फोर्स लगे। तो नेट फोर्स
acting on the body according to principle of superposition is equal to the vector sum of all the forces acting on that body। जैसा मैंने बोला कि सारे क्वेश्चन जो भी अपन करेंगे वो किस में होंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो ये बॉडी यहाँ रखा है, बोले तो ये इक्विलिब्रियम में है, और जब इक्विलिब्रियम में है तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा भैया, जीरो। ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अभी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि mg और n दोनों एक ही लाइन पर है, और जब दोनों एक ही लाइन पर है तो मेरे को इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार चलो समझा देता हूं, क्यों समझा देता हूं, आगे जाकर तकलीफ नहीं आएगी। तो अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इसको रिजॉल्व कर दो, तोड़ दो, इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलोंग x अलोंग y। तो मैंने क्या करा, क्योंकि ये n और mg एक ही डायरेक्शन में थे, सॉरी एक ही लाइन पर थे, तो इस लाइन को y एक्सिस बोल दिया और इसके परपेंडिकुलर क्या बोल दिया, x एक्सिस। तो अब क्या होगा, जब मैं नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस फाइंड आउट करूंगा तो mg का कंपोनेंट अलोंग x कितना आएगा, जीरो, n का कंपोनेंट अलोंग x कितना आएगा, जीरो, और नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं बना, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ, इस इक्वेशन को लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब समझेगा, कहना क्या चाह रहा हूं, जब फोर्सेस एक ही लाइन पर है और अगर आपने उस लाइन को x या y एक्सिस ले लिया, जिस लाइन पर वो दोनों है, तो नो डाउट इन दोनों का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा। तो जब ये दोनों जीरो हो गए तो जीरो इक्वल टू जीरो, कोई इक्वेशन बना ही नहीं, कोई तो मीनिंगलेस इक्वेशन हुआ। इस वजह से आगे जाकर जब भी कोई दो फोर्स या दो वेक्टर या मोर देन 2 और 3 वेक्टर्स भी एक लाइन पर होंगे तो कभी भी मैं उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी तो दिमाग में अक्ल आ जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज एक फोर्स, एक वेक्टर इधर है, एक इधर है और एक और इधर है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो इसका 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 इस वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, जीरो। तो लेट अस सपोज r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर है। अब आपको बोला गया rx फाइंड आउट करो, ry फाइंड आउट करो, तो ry क्या होगा, ay प्लस by प्लस cy। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि इन सबका y डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो। तो जब सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन पर हो तब रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जिस लाइन पर वो सारे वेक्टर्स उनमें उनको या तो x मान लो या y मान लो, तो आपको उसको कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सब का उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गई। तो आगे चलकर मैं इस तरह की इक्वेशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि काम का नहीं है। अब अगर मैं नेट फोर्स अलोंग y देखूं, नेट फोर्स अलोंग y देखूं, तो mg का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, क्योंकि mg y डायरेक्शन में तो सेम टू सेम पूरा का पूरा इफेक्ट आएगा, नेगेटिव है तो माइनस, n का पूरा इफेक्ट आएगा। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। और नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स का y डायरेक्शन में कंपोनेंट भी जीरो। तो n इक्वल टू क्या बन गया, n इक्वल टू क्या बन गया, mg। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन आपको बताइए रिजॉल्व करके, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसी से डायरेक्ट लिखता और आगे जाकर अगर सारे फोर्सेस एक ही लाइन पर होंगे तो मैं ये नहीं लिखूंगा, इवन इधर भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इससे सोल्व कर लूंगा। कैसे, mg वेक्टर प्लस n वेक्टर इक्वल टू जीरो है, तो mg वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, माइनस n वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो जब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो mg इक्वल टू कितना आ गया, n। तो अगर एक ही लाइन वाले फोर्सेस की बात करेंगे, और इनका भी सम, ये सब इसी लाइन पे है, तो इन सब का सम कितना रहा है, जीरो। तो इन सब का सम जीरो होने का मतलब क्या है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, या यूं बोलूं
जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उसका इतना ही मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो आज के बाद जब भी मेरे को लगता है कि दो वेक्टर्स है, उनका वेक्टर सम 0 है, तो ये दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए, इफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज 0, तो दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए both वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो मैं डायरेक्ट डायग्राम से इक्वेशन लिख दिया करूंगा, मैं इस तरह से बच्चों वाला काम नहीं करूंगा। और एक बार यहाँ तो मैंने आपको ये रिजॉल्व करके भी बताया, अगर आज के बाद सारे वेक्टर सारे फोर्सेस एक लाइन में आएंगे तो मैं रिजॉल्व नहीं करूंगा, मैं केवल उनको जिस लाइन पर है केवल उसी डायरेक्शन में उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख लूंगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर सबका कंपोनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राउंड की वजह से ब्लॉक बॉडी पर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कितना आ गया, mg आ गया। इसी क्वेश्चन को मैं यूं भी बोल सकता था, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक या बॉडी। तो गजब की बात क्या है कि ग्राउंड ब्लॉक पर जितना लगाएगा ब्लॉक भी ग्राउंड पर उतना ही लगाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो कितना आएगा, mg, बस कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार आपके पास एक थ्रेड है, एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को आपने एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, और इसके दूसरे एंड पर आपने एक m मास का ब्लॉक सस्पेंड कर दिया। तो बोले तो ये m मास का ब्लॉक इस स्ट्रिंग के थ्रू, इस थ्रेड के थ्रू रिजिड सपोर्ट से हैंग हो रहा है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द टेंशन प्रोड्यूस in the thread or you can say string। ठीक है, टेंशन मतलब टेंशन क्या है, फोर्स है, क्योंकि जैसे आप इस थ्रेड से बॉडी हैंग करेंगे थ्रेड क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, बोले तो टेंशन में आ जाएगा, बोले तो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है, इस बॉडी का मास गिवन है, तो इस बॉडी पर क्या होगा, आपकी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जैसे ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा, बॉडी नीचे जाना चाहेगी, इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग, इस थ्रेड के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचेंगे। बोले तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स पर, स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स पर, थ्रेड के मॉलिक्यूल्स पर, इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको हम टेंशन फोर्स बोलेंगे, क्योंकि खिंच जाती है, टेंशन में आ जाती है, इसलिए टेंशन फोर्स बोल देते हैं इसको। तो ये है ऑन थ्रेड ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू द ब्लॉक। तो जैसे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हाँ अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे नहीं जाता, ब्लॉक नीचे नहीं जाता तो ये स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स को भी नहीं खींचता, बोले तो आपकी जो स्ट्रिंग थी, थ्रेड था, वो स्ट्रेच नहीं होता, लूज का लूज ही रहता। लेकिन ये नीचे जाना चाहा तो इसने मॉलिक्यूल्स को खींचा, तो स्ट्रिंग थ्रेड खिंच गया, तो इस थ्रेड बोलेगा अरे ब्लॉक ने मेरे पे फोर्स लगाया, तो मैं भी ब्लॉक पर फोर्स लगाऊंगा। एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन। एक्शन अगर थ्रेड पर हुआ है तो रिएक्शन क्या होगा, ब्लॉक पर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैंने पहले इसको बनाया बाद में इसको बनाया, तो इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि ये पहले प्रोड्यूस हुआ है ये बाद में प्रोड्यूस हुआ है, दोनों एक साथ प्रोड्यूस हुए हैं। वो तो समझाने के लिए हम बोल देते हैं कि हाँ ये हुआ तो ये हुआ, बाकी दोनों प्रोड्यूस एक साथ हुए हैं। अब ये ऑन ब्लॉक हो गया, अब इस पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, ये और किसके कांटेक्ट में नहीं है, तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा तो अब मैं इसका क्या बना दूं, फ्री बॉडी डायग्राम। सेट स्टेप्स क्या थे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहला सेलेक्ट द बॉडी, एक ही बॉडी तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा काम था आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, और अब क्या करना है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, ये mg है और ये
टेंशन। ये दो ही लग रहा है, ये दो थ्रेड पर लग रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा, इस पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे उन सबका वेक्टर सम। अब ये हम सारे क्वेश्चन वो कर रहे हैं जिसमें बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स कितना होगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का वेक्टर सम 0 है, तो मैं अब की बात रिजॉल्व नहीं करूंगा, इन दोनों का वेक्टर सम 0 है, तो खटाखट मेरे को पता लग जाना चाहिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। इवन इस डायग्राम को देखते ही लिख देना चाहिए अगर नेट फोर्स 0 है तो, अगर नेट फोर्स 0 है तो अपन को बोलना चाहिए कि नेट फोर्स 0 कब होगा, कि अगर ऊपर 10 न्यूटन लगा तो नीचे भी 10 न्यूटन लगेगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट। तो डायग्राम में तो अंधे को दिख रहा है डायरेक्शन अपोजिट, तो आपको डायरेक्ट इस डायग्राम से ये इक्वेशन लिख देनी चाहिए, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए नेट फोर्स 0, तभी जाकर P इक्वल टू mg होगा। तो ये आगे टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग राइट डाउन करना चाहे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये एक वर्टिकल वॉल है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और आपने अगेन ये m मास का बॉडी यहां पर प्लेस कर दिया। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स between ground and block। दूसरा क्वेश्चन इसमें between vertical wall and block। ठीक है कि नहीं, ये बात क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस फोर्स की वजह से जैसे ये नीचे जाना चाहेगा, ये सरफेस को नीचे दबाएगा, तो सरफेस क्या करेगी, ये सरफेस को नीचे की तरफ दबाएगा, तो ये तो सरफेस पे लगेगा ऑन ग्राउंड, तो क्या होगा, ग्राउंड इस पर क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा ऑन ब्लॉक। लेकिन एक बात बताइए, ये ब्लॉक इस वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में तो है, लेकिन इस ब्लॉक की ये सरफेस इस वॉल को दबाने की कोशिश कर रही है क्या? ये इसको कब दबाती, जब ये ब्लॉक इधर जा रहा होता या कोई इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा होता। तो ये ब्लॉक बेचारा ना तो इधर जा रहा है और नहीं कोई इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, ये बेचारा आराम से ऐसे के ऐसे पड़ा है। तो ये ब्लॉक इस दीवार को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। दबाता कब, जब या तो ये इधर जा रहा होता, वेलोसिटी होती है इसके पास, या कोई फोर्स लग रहा होता जिसकी वजह से इधर जा रहा होता। तो ये ना तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है और नहीं इसके पास कोई वेलोसिटी है। बोले तो ये वाला ब्लॉक इस सरफेस को, इस वर्टिकल वॉल को दबाएगा नहीं, ऐसा नॉर्मल पड़ा रहेगा। तो जब ये इस वॉल को दबाएगा नहीं, चाहे ये दोनों कांटेक्ट में है, लेकिन इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लगने के लिए दोनों सरफेस कांटेक्ट में तो होना जरूरी है, साथ साथ एक दूसरे को प्रेस करना भी जरूरी है। मैं फिर बोलूंगा, अगर इस ब्लॉक पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो ये इस ग्राउंड वाले फ्लोर को भी नहीं दबाता, तो इनके बीच में भी फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगता। अगर आप अंडर ऐसे स्पेस में चल जाए जहां नो ग्रेविटी फील्ड हो, तो वहां पर आप इस बॉडी को रख देंगे, तो इस बॉडी को इस सरफेस पर रख देंगे, तो इस सरफेस को इस बॉडी का वेट फील ही नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी इस पर कोई फोर्स लगाएगी ही नहीं। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें।
तो इस पर केवल दो ही फोर्स लगे, एक तो लगा mg और एक लगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। नेट फोर्स कितना है, इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इन दोनों का वेक्टर सम जीरो, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन का अपोजिट दिख रहा है तो n इक्वल टू mg। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अगेन बॉडी है ऑफ मास m, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपकी वर्टिकल सरफेस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक फोर्स लगाता हूं F न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, कितना भी हो सकता है 10 न्यूटन 20 न्यूटन कितना भी हो सकता है, और वो भी कौन से डायरेक्शन में लगाया, हॉरिजॉन्टल। अगेन मेरे को क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, ब्लॉक और वर्टिकल के बीच में। फोर्स में लगा रहा हूं लेकिन ये अभी भी इक्विलिब्रियम में, ठीक है, अभी भी इक्विलिब्रियम में। बोले तो इस बॉल को तोड़ के इधर नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, तो देखना इस पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, इस ग्राउंड को नीचे की तरफ दबाएगा, तो ग्राउंड पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ग्राउंड नहीं छोड़ेगा, ग्राउंड ने बोला अरे इसने मेरे को दबाया, मैं भी इसको दबाता हूं, तो ग्राउंड की वजह से इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड ऑन ब्लॉक। आपकी बात, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये फोर्स क्या करना चाह रहा है, इसको ब्लॉक को इधर ले जाना चाह रहा है। तो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर जाना चाहेगा। जैसे ये ब्लॉक, जैसे इस फोर्स की वजह से, जैसे इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर जाना चाहेगा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस वॉल को टक्कर करेगा, इस फोर्स की वजह से खिसक जाएगा, लेकिन वो बोलेगा दीवार आ गई, मैं तो भिड़ गया। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस वर्टिकल वॉल पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। तो ये दीवार बोलेगी इसने मेरे को फोर्स लगाया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, तो ये वर्टिकल वॉल इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और कोई और फोर्स लग रहा हो तो बताइए, अभी हाल फिलहाल नहीं लग रहा, तो इस बॉडी का क्या बना दे, फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। तो आपने बोला तो मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। तो एक तो फोर्स लगा, कौन सा लगा, mg, एक लगा ग्राउंड्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, एक आपने या मैंने फोर्स लगाया F न्यूटन का, एक इस वर्टिकल वॉल की वजह से फोर्स लगा, चलो इसको इधर शो कर देते हैं n। तो ये चार फोर्स लगे। ठीक है कि नहीं बात। इन फोर्सेस की एक बहुत अच्छी खास बात क्या है, ये दो फोर्स वर्टिकल है और ये दो फोर्स हॉरिजॉन्टल है। तो अब की बार नो डाउट नेट फोर्स, अब की बार जो नेट फोर्स होगा वो इन चारों फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो हमेशा क्या होता है, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं उन सबका वेक्टर सम होता है, और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो होगा। लेकिन अब की बार वेक्टर्स, अब की बार फोर्स एक लाइन पर नहीं है, अलग अलग लाइन पर है, लेकिन हाँ कुछ खास बात है अभी भी कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूं, इस वाली लाइन को तो x एक्सिस ले लूं और इस वाली लाइन को y एक्सिस ले लूं। तो मैंने क्या करा, इस वाली लाइन को x एक्सिस ले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वर्टिकल लाइन को क्या ले लिया, y एक्सिस। तो जब मैं इसके कंपोनेंट लेता हूं, जब मैं इसके कंपोनेंट लेता हूं अलोंग x, तो भैया f का, इस f का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो आप सब जानते हैं f x के ही अलोंग है, तो f का x डायरेक्शन में कंपोनेंट f का f, लेकिन नेगेटिव है, अपोज नेगेटिव x में तो माइनस है। mg का x डायरेक्शन में कंपोनेंट 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0।
इस n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0, ठीक है। इस n1 का x डायरेक्शन में कंपोनेंट n1 का n1 ही है। आप सबको पता है कि जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो इसका भी x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा 0। बेसिकली ये क्या आया, ये क्या आया, नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन में तो आया, तो माइनस f उधर ले जाएंगे तो F इक्वल टू n1, या यूं बोलना चाहिए n1 इक्वल टू F। इसका मतलब क्या है, वॉल, वर्टिकल वॉल और बॉडी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो जो आपने ये फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। अलोंग y डायरेक्शन की बात करें, अलोंग y डायरेक्शन की बात करें तो नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा भैया, नेट फोर्स इन सब का वेक्टर सम। तो चलो कब नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन की बात करें तो F का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, F का y डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 क्योंकि F तो x डायरेक्शन में है। mg का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, mg का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, mg का mg क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद की डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम टू सेम। इस n का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, n का n, mg नेगेटिव डायरेक्शन में था इसलिए माइनस और n पॉजिटिव डायरेक्शन में था इसलिए प्लस। इस n1 का y डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 और इन सब का सम भी 0। तो भैया लोगों n इक्वल टू कितना हो गया mg, बोले तो ग्राउंड और बॉडी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल आ गया, mg के इक्वल आ गया। अब आप थोड़ी सी कंपोनेंट फास्ट कर ले, थोड़ा सा कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ ले, तो मैं चाहता तो ये इक्वेशन दोनों एक साथ ही लिख सकता था, ये सारी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। कैसे, अब देखना, ये तो क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 और नेट फोर्स 0 है, तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका वेक्टर सम 0। तो यहां पर एक चीज बात करिएगा, जब नेट फोर्स 0 है तो उसका आप x डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो भी 0, y डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो भी 0। नेट फोर्स का x डायरेक्शन में कंपोनेंट 0, y डायरेक्शन में भी कंपोनेंट 0। तो जब मैं x की बात करूंगा तो मेरे को दिमाग में आ जाना चाहिए कि m और y mg का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये दोनों फोर्स और ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक लाइन में, ये दोनों एक लाइन में, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो जब मैं इस वाली लाइन की बात करता ना तो n और mg को तो भूल ही जाता, क्योंकि n और mg का जो कंपोनेंट आता वो कितना आता 0। तो जब मैं x की बात कर रहा था तो इनको तो मेरे को देखना ही नहीं था, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। तो अगर मैं x की बात करता तो केवल ये दो देखता, और मेरे को पता है नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 है, तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 तब होगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट तो साफ दिख रहा है, इनका बस मैग्नीट्यूड सेम करना था, तो फटाफट n1 = f आ जाता। और जब y की बात करता तो इन दोनों का कोई इफेक्ट आना था ही नहीं, आप देख लो इन दोनों का कोई इफेक्ट भी नहीं आया। तो जब मैं y की बात करता तो इनको देखता ही नहीं और डायरेक्ट क्या लिख देता, n = mg। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कंपोनेंट का, तो इस तरह से बच्चों की तरह इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते थे। कैसे, क्योंकि जब मैं इसकी बात करूंगा तो इन और इनको तो भूल जाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, इसकी बात करूंगा तो केवल ये देखूंगा, क्योंकि नेट फोर्स अलोंग x 0 है, तो नेट फोर्स अलोंग x 0 होने का मतलब क्या है, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट। जब मैं इधर की बात करूंगा तो इन दोनों को भूल जाऊंगा, और y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि मैं डायग्राम देख के ही ये दोनों इक्वेशन लिख देता, बच्चों की तरह इस तरह से सॉल्व नहीं करता। ठीक है, अभी इस पर बस और न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।